हो गया। अब आगे देखो, कल विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा था। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी कैसा पृष्ठ होना चाहिए? बंद काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए। और बंद काल्पनिक पृष्ठ कहाँ रखा होता है? विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में कौन स्थित होता है? बंद काल्पनिक पृष्ठ। और हम क्या निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं हम? विद्युत बल रेखाओं का, जो उस बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरती है। तो सिंपल सा विद्युत फ्लक्स क्या था? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं का मान विद्युत फ्लक्स कहलाता है। किस चीज से दिखाते हैं विद्युत फ्लक्स को? क्या कहते थे हम इसको? विद्युत फ्लक्स को फाई ई। अगर विद्युत फ्लक्स है, आपके पास 3-4 चैप्टर के बाद चुंबकीय फ्लक्स आएगा तो उसको फाई बी लिखेंगे, ठीक है। ई का मतलब होगा विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स को फाई से, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उधर चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबक में हम जहां पे भी दिखाना होगा, चुंबक को हम एम से नहीं दिखाते हैं, याद रखना। जैसे ई से इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को ई से दिखाएंगे, वैसे चुंबक को मैग्नेट कहते हैं, तो मैग्नेट को एम से दिखाना चाहिए। तो ऐसे हमें नहीं दिखता है। जहां पे भी मैग्नेट होता है हमें वहां कैपिटल बी दिखता है। कैपिटल बी है, इसका मतलब किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम होगा। तो चुंबक से रिलेटेड सबसे ज्यादा रिसर्च और सबसे ज्यादा काम किया था एक वैज्ञानिक ने, बोर। तो उनके रिस्पेक्ट में हम बोर वर्ड यूज करते हैं चुंबक से रिलेटेड। कहीं पे भी चुंबक आएगा तो बी, बोर मैग्नेटॉन, उनका बहुत बड़ा रिसर्च था। खैर वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। गॉस थ्योरम क्या है? देखो, गॉस थ्योरम सिंपल सा है। ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है गॉस थ्योरम में? ये जो फाई होता है, फाई ई, ये बराबर होता है 1/ε0। ठीक है। फाई का मतलब क्या होता है? फ्लक्स। 1/ε0 इंटू क्यू के। ये गॉस का प्रमेय है। आपको इसी को डिफाइन करना है अपने लैंग्वेज में। यही है गॉस का थ्योरम, इतना छोटा सा। एक्चुअल में मैंने क्यू अलग लिखा है, एक्चुअल में आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q/ε0, ऐसे भी कह सकते हो। ये याद आ रहा है इसको क्या कहा था हमने? क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। और नीचे जीरो है तो आप जीरो को जीरो भी बोल सकते हो, और आल्सो क्या बोल सकते हो? नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, ये कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका गॉस थ्योरम। अब डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए इसको तोड़ो। फाई का मतलब फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। क्यू का मतलब आवेश। बस आप कर लोगे, एप्सिलॉन जीरो को लिखना नहीं है कुछ। मैं समझाता हूं कैसे होगा। सुनो स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, देखो सारे चीजें वही रिपीट हो रही है। विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, अगेन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद और काल्पनिक। कभी भी फ्लक्स आएगा तो वहां पे फ्लक्स के लिए काल्पनिक और बंद पृष्ठ चाहिए, अनिवार्य कंडीशन है। पृष्ठ कहीं से भी खुला है तो वहां से फ्लक्स आप कभी नहीं निकाल सकते हो। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स या प्राप्त फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुणा का चिन्ह है, गुना होता है। क्या होता है? या फिर सिंपल बोलो, विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस थ्योरम है और आपको यही प्रूफ करना है। याद हो गया? क्या है? एक फ्लक्स है, फ्लक्स किसके बराबर है? आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर है, ठीक है। ε0 गुना के बराबर है, यही आपका विद्युत फ्लक्स है। और आगे शर्त कैसी होनी चाहिए विद्युत फ्लक्स के लिए? विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से प्राप्त फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये पीछे आपकी शर्तें आ जाएंगी। विद्युत क्षेत्र में एक बंद काल्पनिक पृष्ठ रखा है, फिर कॉमा लगाना है, फिर मेन लाइन लिखना है, फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर दिमाग से क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है ना। डेरिवेशन भी कर लो कि बहुत सिंपल है। तो ये हो गया आपका गॉस प्रमेय।
इसको लिख ले, इसको लिख लेते हैं, फिर हम इसको प्रूव करेंगे। गॉस से रिलेटेड पहला डेरिवेशन आपके पास आएगा, टोटल 4 या 5 डेरिवेशन आएंगे इसको इंक्लूड करके। देखो सबसे पहले डायग्राम समझना है, और डायग्राम समझने से पहले आप कुछ छोटी छोटी चीजें समझ जाओ। जैसे कल मैंने रेडियन स्टेरेडियन रेडियन बताया था, उसका यूज यहाँ पर होना है, ठीक है। 2 फॉर्मूले देख लो, अगर वो फॉर्मूले ध्यान में रहेंगे तब आप कहीं डेरिवेशन में नहीं रुकने वाले हो। अगर वो याद नहीं है तो फिर रुकोगे बीच में, इसलिए रुकने से अच्छा है कि पहले ही मैं उसको क्लियर कर लूँ। एक आपके पास रहता है, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल w नहीं बोलते हैं, इसे ओमेगा कहते हैं, ठीक है। और ओमेगा किसका मात्रक है, किस चीज को कहते हैं ओमेगा, स्टेरेडियन का मात्रक है। स्टेरेडियन किसका मात्रक है, स्टेरेडियन को तो ओमेगा से दिखाते हैं, है क्या वो, घन कोण। घन कोण का मतलब है कोई ऐसी आकृति जो बंद है, 3D है, जैसे मैंने कल गोला बताया, बेलन बताया, ये बंद आकृतियां हैं, उनके लिए कभी कोण निकालना हो तो ये घन कोण का फॉर्मूला क्या हो सकता है, जो आपने पढ़ा है कल, d/r², एक वो होगा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आप ये रखो, ठीक है, घन कोण a cos θ/r², ये फॉर्मूला है। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, नॉर्मली हमने कल क्या पढ़ा था, a/r², और एक छोटा सा कोण हो, कहीं पे भी छोटा वर्ड आ गया तो हम क्या लगा देंगे, अगर ये d ओमेगा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, dA cos θ/r²। तो याद रखना d ओमेगा बराबर हो जाएगा dA cos θ/r²। हम इसका यूज करेंगे डेरिवेशन में। फिर इस d ओमेगा का अगर हम वो करें, इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी सी सब चीजें क्या करें, बड़ा किया जाए। जब कोई क्वांटिटी छोटी है और छोटे से बड़ा करे तो उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। जब इस d ओमेगा का इंटीग्रेशन करते हैं तो d ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, या हिंदी में क्या पढ़ोगे इसे, 4 पाई, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना है, ये बीच बीच में आएगा। बाकी डेरिवेशन में कहीं कोई हर्डल नहीं है, रुकावट नहीं है, ये 2 चीजें बस आपकी हेल्प करेगी। ये बस किनारे रखो साइड में, जब आएगा तो हम इसका यूज कर लेंगे। अब पहले डायग्राम समझो, डायग्राम ध्यान से देखना, डायग्राम में ही कंफ्यूजन होगा। तो हमें गॉस के लिए या फ्लक्स निकालने के लिए कैसा पृष्ठ चाहिए, बंद और काल्पनिक पृष्ठ चाहिए। तो सपोज एक आवेश है, ये Q आवेश है, प्लस Q, ठीक है, प्लस Q आवेश है। तो प्लस Q आवेश के कारण इसके आसपास क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है हम उसको एक बंद काल्पनिक पृष्ठ में बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है। सपोज रैंडम, कोई भी ऐसा नहीं कि आपको वृत्त ही बनाना है, कुछ भी, मैंने कोई भी एक रैंडम आकृति ले ली, सपोज दैट, और इसके बीच में क्या रखा हुआ है, यहाँ पे आवेश Q रखा हुआ है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज के बारे में मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे दिन की, कभी भी प्लस चार्ज में विद्युत बल रेखाएं कहाँ निकलती हैं, बाहर की तरफ, और माइनस में अंदर की तरफ। तो प्लस चार्ज है तो इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखा कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। एक एक चीज डायग्राम में धीरे धीरे देखना, समझ में आ जाएगा सारा डायग्राम, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस। अब देखो, इसको अगर प्लस चार्ज है तो इस पर चारों तरफ से निकल रही है बल रेखा है। जैसे सब जो बीच में बल्ब रखा हुआ है, तो बल्ब से रोशनी एक ही डायरेक्शन में तो नहीं जाएगी, लेजर तो है नहीं, हो लेजर में तो एक डायरेक्शन में जाती है। बल्ब है तो रोशनी क्या हो रही है, फैल रही है, एक्सपेंड होती है चारों दिशा में। लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है ये बंद है, बंद पृष्ठ है। हमें पता है गॉस थ्योरम हमने लगाया, फ्लक्स लगाया तो बंद पृष्ठ में होगा वो। तो इसके लिए हम मान लेते हैं एक छोटा सा पृष्ठ जो कि खुल गया है। हमने अपने एजम्पशंस, हम बस अनुमान लगा रहे हैं। सपोज दैट हमने एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पे खोला हुआ है, सपोज दैट ये छोटा सा पृष्ठ है, हमने इसको खोल दिया है। तो हम वैसे तो इसमें बहुत सारी विद्युत फ्लक्स वो निकल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं हर दिशा में, चारों दिशा में 360 डिग्री में। लेकिन क्योंकि हमने यही पृष्ठ खोला है तो हम इसी को बस एग्जामिन करेंगे, इसी को बस अब नोटिस करेंगे। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र ये हो गया, यहीं से तो निकलेगा क्योंकि और सब तो बंद है, यहीं से निकलेगा विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ठीक है। रेड कलर कैमरे में नहीं दिखेगा तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ।
अभी तक समझ में आया क्या हुआ? एक आवेश है, कहाँ रखा है आवेश? बंद काल्पनिक पृष्ठ में रखा है। कैसा आवेश है? धन आवेश है। क्यों धन आवेश लिया? ताकि विद्युत बल रेखाएं कहाँ जाए? बाहर। माइनस रहते तो अंदर की तरफ ही रह जाता। ठीक है, अब क्या समझना है आपको? ये जो पृष्ठ है, सपोज दैट, फिर यहां पर सपोज दैट इसकी दूरी कितनी है? सेंटर से इसकी दूरी मान लो कितनी है? आर दूरी है इसकी। ठीक है, कितनी दूरी है? आर। और आपको यहां पर इस क्षेत्र में से निकलने वाला टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स वगैरह फाइंड करना में, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल सा जो कल पढ़ा है हमने, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला पढ़ा है हमने कल। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। मेन है ई और ए चाहिए आपको फाई निकालने के लिए। हमें ये प्रूफ करना है, फ्लक्स प्रूफ करना है। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए फाई तो चाहिए हमें। तो पहले तो फाई निकालना ही पड़ेगा हमें किसी भी तरह से, और फाई निकालने में हमें ई हेल्प करेगा। पहले फाई पता करो कैसे। फाई निकालने के लिए क्या चाहिए? फाई निकालने के लिए हमें चाहिए ई और ए, और फॉर्मूला क्या होता है फाई का? ई ए कॉस थीटा। तो ई और ए का पता रहेगा तो फाई भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है, ऐसे ऐसे गया, यहां से दूरी आर है। अब यहां से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र, ये तो हो गया ई, ये किसकी डायरेक्शन हो गई? ई की डायरेक्शन हो गई सपोज। ठीक है, और यहां से निकलने वाला ई तो ये हो गया। ए का मतलब क्या होता है? एरिया वेक्टर, कल बताया था। एरिया वेक्टर कैसे निकलता है? एरिया वेक्टर हमेशा कहां निकलता है? किस डायरेक्शन में? हमेशा पृष्ठ से 90 डिग्री बनाएगा। जैसे ये है अगर पृष्ठ, तो एरिया वेक्टर में एकदम ऐसा। पृष्ठ ऐसा है तो ऊपर, पृष्ठ नीचे है तो नीचे, दाएं बाएं, जैसे जैसे पृष्ठ मूव करेगा वैसे वैसे एरिया वेक्टर भी उसके साथ 90 डिग्री बनाते हुए उसी में चिपक गया है। जैसे फेविक्विक लगा दिया आपने, एरिया वेक्टर साथ साथ में घूम रहा है। तो सपोज दैट ई आपका ये है, तो एरिया वेक्टर, अगर मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा तिरछा बनाया हुआ है, तो सपोज करो कि एरिया वेक्टर हल्का सा कहाँ जा रहा है? उसके 90 डिग्री के हिसाब से मान लो एरिया वेक्टर सीधा ऐसे निकला। इसको किस चीज से दिखा देंगे? ए। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ए का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? क्षेत्रफल, और ए के ऊपर वेक्टर लगा दे तो एरिया वेक्टर कहते हैं। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सपोज कर लो कितना है? ए है। और हम ये छोटा सा क्षेत्र ले रहे हैं, इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स लेते तो हम उसको फाई से दिखाते। फाई से, जब पूरे पृष्ठ से टोटल एरिया से निकलने वाला फ्लक्स। लेकिन हमने पृष्ठ में बस एक छोटा सा ये क्षेत्र लिया हुआ है, जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, बस हमने ये क्षेत्र लिया है। इसका मतलब हम छोटे से क्षेत्र से निकलने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, छोटा फ्लक्स जो इसी क्षेत्र से बस निकल रहा है। जब छोटे फ्लक्स को निकालेंगे तो उसको किस चीज से दिखाएंगे? डी से। ठीक है, स्मॉल डी फाई। मैंने इससे पहले भी हिंट किया था, जहां जहां छोटे वर्ड है हम किस चीज से दिखा देते हैं? डी से। तो आप इस छोटे से क्षेत्र से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी फाई। तब इस क्षेत्र, ये एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा? जैसे ये डी फाई होगा तो एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा? डी ए। विद्युत क्षेत्र चेंज नहीं होगा, ई डी ई नहीं हो सकता है कभी भी, विद्युत क्षेत्र उतना ही रहेगा, ए चेंज हो जाएगा। तो सपोज ये पूरी पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि ए है, तो छोटे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? डी ए। और ये क्या है एक्चुअल में? एरिया वेक्टर। तो मैंने इसके ऊपर कौन सा चिन्ह लगा दिया? वेक्टर का। ये समझ गए डी ए क्यों लिखा? ए ऐसे समझो, ए पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो डी ए सिर्फ छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है। समझ गए? डायग्राम में अभी तक जो हुआ समझ में आया? आवेश क्यू है, आवेश क्यू से इस क्षेत्र के बीच, इस जो हमने लिया है फ्लक्स निकलने वाला जगह, इसके बीच की दूरी कितनी है? आर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई। और उस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर कितना है? डी ए। ठीक है, ये इतना सा है। एंगल कहां से आता है? देखो, हम ये कैसा पृष्ठ होगा? ये घन कोण है कि समतल कोण? क्योंकि चारों तरफ से बंद होता है अगर कोई चीज, तो वो घन होगा। मतलब वो कैसा आकृति होगा? वृत्त के रूप में होगा या फिर सिंपल सा रिंग के रूप में होगा? सर्कल के रूप में। मैं सिंपल बोल रहा हूं, कोई आकृति अगर चारों तरफ से बंद है तो क्या बनेगा? घन कोण बनेगा कि समतल कोण?
घन कोण बनाएगा। जैसे कि मैंने ये बताया था कल, ये सिंपल सा रिंग है अगर, तो ये कैसा कोण बनाता है, समतल कोण थीटा। जबकि आपका कोई फुटबॉल है, इसकी जगह पे आपने लिया है फुटबॉल, और फुटबॉल के अंदर एंगल निकाल रहे हो, फुटबॉल चारों तरफ से बंद होता है, ये चारों तरफ से बंद है नहीं, ये आगे पीछे से खाली है बिल्कुल, ठीक है। जो चारों तरफ से बंद हो वहां पे हम घन कोण लगाते हैं, और ये चारों तरफ से बंद है। ये बस हमें दिखाने के लिए डायग्राम ऐसे है, एक्चुअल में चारों तरफ से लॉक है पूरा। तो ऐसा हो तब हम जो कोण निकालते हैं उसे घन कोण कहते हैं। और घन कोण को हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम ये पूरी आकृति को ऐसे मिलाते हैं। जो भी हमने छोटा सा स्वल्पांश लिया है, ठीक है, इस हिस्से को, जो छोटा सा हिस्सा है, मैं इसको एक वर्ड यूज कर सकता हूं, स्वल्पांश, स्वल्प अंश। स्वल्प मतलब छोटा सा अंश, ठीक है, स्वल्पांश, या फिर अल्पांश भी कह सकते हो, अल्प अंश, छोटा अंश। ये जो छोटा सा अंश है, स्वल्पांश है, इसको मैंने इसकी परिधि लेकर के क्या कर दिया, इसकी एक डॉटेड लाइन लिया, और इसके बीच बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, किस चीज से दिखाते हैं घन कोण को, ओमेगा से। और क्योंकि छोटा एंगल है तो किस चीज से दिखाएंगे, डी ओमेगा से, डी ओमेगा से। ये फिर एक ये बच गया, डी ए और ई के बीच की, सपोज कर लो एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये है आपका, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है। डायग्राम समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, इससे थोड़ा लार्ज, बड़ा, ठीक है। सपोज ये कोई क्या है, कुछ भी मैंने बना लिया अपने मन से, आलू वगैरह है मान लो, आलू में से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। ये एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है, डायग्राम फिर से देखो, फिर मिटा दूंगा मैं। इसमें कैसा आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। इस प्लस क्यू के कारण चार्ज चारों दिशा में जा रहा है, लेकिन ये बंद है अंदर से। ध्यान देना, ये खोखला है, जैसे फुटबॉल में अंदर से खोखला होता है ना, सिर्फ हवा भरा रहता है, वैसे ये बीचों बीच आवेश रखा है, खोखला है, लेकिन बाहर से कवर लगा है चारों दिशा से। तो ये क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र अपना फैला नहीं पा रहा है। सपोज करो आपने एक छोटा सा स्वल्पांश ले लिया, ठीक है, एक स्वल्पांश ले लिया, इस किसी डायरेक्शन में आपने स्वल्पांश ले लिया, ये हिस्सा ये आपने ले लिया। अब इस क्षेत्र में से निकलने वाला हम क्या कैलकुलेट करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से ये विद्युत क्षेत्र निकल रहा है सपोज, ठीक है। फिर यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई, आर। अगर ये आपका छोटा सा एरिया लिया हुआ है आपने, ये सपोज इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, ए, तो छोटे से इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डी ए। और इस डी ए से निकलने वाला एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री सीधा निकलेगा। तो ये जैसे भी है इंक्लाइंड, वैसे मान लो कि इसका एरिया वेक्टर जैसे भी तिरछा मुड़ा हुआ है, सपोज करो ये ऐसा है, तो अगर ये सीधा है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। इस पे कंफ्यूज मत होना, मैंने डी ए ऊपर लिया है, ई नीचे लिया है, कैसे भी लो एंगल उतना ही रहेगा। तो ये इसके लिए एरिया वेक्टर कैसा हो गया, सीधा। जैसे ये है तो इसके सीधा भी जा सकता है। इस डायग्राम में भी कैसे जाना चाहिए था, ये थोड़ा नीचे की तरफ तो सीधा जाना चाहिए था। चलो इसी डायग्राम को मान लेंगे हम। तो ई हो गया, और एरिया वेक्टर कितना हो गया इसका, डी ए। छोटा सा बड़ा पूरा क्षेत्रफल ए, तो छोटा सा क्षेत्रफल कितना हो गया, डी ए। और डी ए से निकलने वाला एरिया वेक्टर हो गया डी ए, और वेक्टर का दोनों के बीच एंगल कितना मान लिया हमने, कितना बन रहा है, थीटा का। डायग्राम में सब कुछ कंप्लीट है, बस घन कोण बच गया। तो घन कोण के लिए सिंपल सा तरीका है, ये जो आपने छोटा सा एरिया लिया है, छोटा एरिया स्वल्पांश, इसको आप बस सेंटर से मिला दो, एक इस बॉर्डर को, एक इस बॉर्डर को, और दोनों के बीच जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम दिखाते हैं घन कोण को ओमेगा से। क्योंकि छोटा एरिया है तो इसको हम दिखाएंगे डी ओमेगा से। ये आपका कंप्लीट डायग्राम है, समझ गए। इस पॉइंट को मान लो क्या है, ये कोई पॉइंट P है सपोज दैट। आ गया डायग्राम समझ में है? हाँ हाँ, बहुत कुछ लिखना है, अभी तो डेरिवेशन किया था हमने, डायग्राम दिखा रहा हूँ। समझ में आया पक्का? ठीक है, बनाओ, दोनों एक ही चीज है, यही बना लो, ये बड़ा है थोड़ा, कॉपी के किसी कॉर्नर में क्लियर दिख। जो चार्ज होगा कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है, चार्ज कहीं पे भी ले सकते हैं, ये दूरी बढ़ता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा। सेंटर पे तब लेंगे जब वो कोई गोला वगैरह हो, वहां तो फिक्स ही नहीं है कि आकृति कौन सी है।
कहीं पे भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमें फ्लक्स फाइंड करना है, हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है ना, वो तो दिख ही नहीं रहा, चमक रहा है वीडियो में। ये हो गया फाई ई बराबर 1/ε0 क्यू, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है तो पहले तो हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए। फाई कैसे आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। देखो हम न्यूमेरिकल को ना जब भी सॉल्व करना होगा डेरिवेशंस को, मैं आपको उल्टा तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले पूरे स्टेप्स बता दूंगा, वो खुद ही आप अनुमान लगा सकते हो। कैसे अनुमान लगा रहे हैं, हमें चाहिए, हमें प्रूफ करना है ये, सपोज ऐसे आप दिमाग लगाओगे तो पूरा पेपर में डेरिवेशन खुद ऑटोमेटिक याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ये याद करना, ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फाई के लिए क्या चाहिए होता है, ई ए कॉस थीटा। ए तो मान लिया हमने है दिया हुआ, और क्या चाहिए, ई चाहिए। तो अब आपको ई निकालना है, तो ई कैसे निकलेगा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे चलो रिवर्स तरीके से, तो हमें पता चल गया कि पहले हम ई निकालेंगे, ई निकलेगा तो फिर हम इस ई की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, फाई में पुट कर देंगे, और जब फाई निकल जाएगा तब हमारा ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, ये निकल आएगा। तो हमें रिवर्स तरीके से चलना है। ठीक है, पहले फाई, पहले ई की वैल्यू को किस में पुट कर देना है, फाई के मान में, फिर फाई के मान को ऐसा उल्टा चलेंगे हम, देखते जाएंगे खुद हमारा ऑटोमेटिक डेरिवेशन होता चला जाएगा, कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, जो भी विद्युत क्षेत्र है। देखो तो फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फ्लक्स से निकलने वाला नहीं, सॉरी, पृष्ठ से प्राप्त विद्युत क्षेत्र, तो हम लिख सकते हैं पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र कितना है, या पृष्ठ से प्राप्त विद्युत क्षेत्र ई कितना है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, के क्यू अपॉन आर, दिख रहा है ना, स्क्वायर। ये हो गया पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने ये क्यू निकाला क्योंकि हमें फाई निकालना है। ठीक है, अतः उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पृष्ठ से संबद्ध, या फिर पृष्ठ के किस हिस्से की बात कर रहे हैं, छोटा हिस्सा, छोटे हिस्से क्या दिखा रहा है, डीए। तो डीए से प्राप्त विद्युत फ्लक्स, इस छोटे से हिस्से से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं हमें वो काउंट करना है। तो आप कह सकते हो डीए से प्राप्त फ्लक्स, ऑब्वियस ही बात है फ्लक्स ही होगा, विद्युत फ्लक्स ही होगा, क्योंकि ऊपर तो विद्युत क्षेत्र है, तो फ्लक्स तो विद्युत फ्लक्स होना चाहिए। तो डीए से प्राप्त फ्लक्स, फ्लक्स को किस चीज से दिखाते हैं, फाई ई, फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स है डीए से, तो फाई भी क्या होगा, डी फाई से दिखाएंगे हम इसको। ये फाई एक्चुअल में क्या होगा, ये आपका छोटा फाई होगा, डी फाई। तो डीए से प्राप्त फ्लक्स क्या होगा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर, ये दो लाइन समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इस ई की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इस वाले में। डायग्राम मिटा दो, कोई जरूरत है अभी डायग्राम का, डायग्राम मिटा देता हूं क्योंकि अभी हमें करना है तो जगह की कमी पड़ जाएगी। देखो तो आप ई की वैल्यू को क्या कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो। तो मान लो अपनी मर्जी से, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। इक्वेशंस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बचपन में रटते थे, रटने वाला काम नहीं करना है। तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। तो सिंपल सा समीकरण 2 क्या है, डी फाई ई, समीकरण 2 है। फिर क्या है, ई डी ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा मैं के को, के का मतलब क्या होता है वैसे, 1/4 पाई, इसी को हम शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, के लिखते हैं ना।
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो k है ना एक्चुअल में मैं उसका पूरा मान लिखता हूँ, ठीक है, मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ये मान भी चाहिए नीचे। क्या लिखते रहो, मैं इसको k की जगह क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सिंपल सा q अपॉन k की जगह ये मान आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 हम लिख रहे हैं, e की जगह बस इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दिया हमने, e का मान ये पुट कर दिया, बाकी dA cos थीटा एज इट इज उतारना है। तो e की वैल्यू कितनी है ऊपर, e की जगह क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन किसकी वैल्यू है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट ये k की वैल्यू है और ये पूरा वैल्यू है e की। हमने e की जगह पे ये पूरा वैल्यू पुट कर दिया, ये वाला। अब आगे क्या बचा है, dA cos थीटा। अब एक चीज आप ध्यान दो, मैंने एक फॉर्मूला शुरू से लिख के रखा हुआ है कि dA cos थीटा अपन r स्क्वायर क्या होता है, d ओमेगा। क्वेश्चन में dA cos थीटा अपन r स्क्वायर दिख रहा है बिखरा हुआ अलग अलग जगह पे, देखो dA cos थीटा दिख गया, r स्क्वायर दिख गया, तो dA cos थीटा अपन r स्क्वायर है ना, ये r स्क्वायर बटे हुए और dA cos थीटा, तो dA cos थीटा अपन r स्क्वायर क्या हो जाएगा d ओमेगा हो जाएगा। तो मैं dA cos थीटा अपन r स्क्वायर की जगह डायरेक्ट d ओमेगा लिख सकता हूं, है ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं अगले स्टेप में d फाई e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और dA cos थीटा अपन ये इसको लिख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q dA cos थीटा अपन r स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, इसकी जगह लिख दूंगा d ओमेगा। ये d ओमेगा कैसे आया आप घर पे जाके देखोगे तो हो सकता है भूल जाओ घर जाते जाते, तो मैं इसको हिंट कर देता हूं यहां पे, चूंकि d ओमेगा बराबर क्या होता है dA cos थीटा अपन r स्क्वायर। ये आप घर पे जाओगे तो याद आ जाएगा d ओमेगा क्यों आए, क्योंकि d ओमेगा dA cos थीटा अपन r स्क्वायर की जगह पे था। ओके, आधा काम हो गया हमारा। हमें क्या करना था, छोटे से हिस्से से निकलने वाला पहले फ्लक्स प्राप्त करना था, छोटे से हिस्से से जो आपने जहां से आपने विद्युत क्षेत्र गुजारा है वो छोटा सा डार्क वाला हिस्सा। अब हम जब छोटे से हिस्से से निकाल लेते हैं फ्लक्स जो कि हमारा आ गया है, तो अब हमें पूरे बंद पृष्ठ से निकालना है फ्लक्स। छोटे से बड़ा करने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसने 11th नहीं पढ़ा वो याद रखो, जब भी हम छोटे से बड़ा करते हैं तो इंटीग्रेशन ऐसा एक चिन्ह यूज होता है एफ की तरह, या फिर अगर पृष्ठ बंद हो तो हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं क्लोज सरफेस। इस एफ ये ऐसे डायग्राम में गोला का मतलब है क्लोज्ड है, पूरा पृष्ठ बंद है, ठीक है। नहीं भी दिखाओ गोला तो चलेगा। तो ये इंटीग्रेशन है, देखो तो ये छोटे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स था, डीए से निकलने वाला फ्लक्स था। ये जो पूरे पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल किस चीज से दिखाया हमने, ए, पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स दिखाएंगे तो हम डी ओमेगा का सॉरी डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करेंगे मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध या पृष्ठ का फ्लक्स, संबद्ध का मतलब होता है घिरा हुआ, मैं संबद्ध नहीं लिख रहा हूं, अतः संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स किस चीज से दिखाते हैं, फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, का फ्लक्स फाई बराबर, अच्छा कैसे निकालेंगे, पहले आपको सिंपल सा वही चीज लिखना पड़ेगा, डी फाई, जो चीज छोटा है हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, पहले ये सेम चीज उतारना है हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन क्यू इंटू डी ओमेगा, यही है। पूरी पृष्ठ का फ्लक्स निकाल रहे हैं, जब छोटे पृष्ठ का निकाल रहे थे, जब डीए से प्राप्त फ्लक्स निकाल रहे थे तो हमने डी फाई निकाला। पूरे पृष्ठ का निकालते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, ये वाला साइन लगा लो, या क्लोज सरफेस हो बीच में गोला भी लगा सकते हो आप, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो,
ये इसका मतलब है जो पृष्ठ कैसा है, बंद है। ठीक है, फ्लक्स हम सिर्फ छोटे छोटे हिस्से का निकाल रहे हैं, तो छोटे हिस्से को हमने डी से दिखाया था, तो डी फाई के आगे हमने फ्लक्स लगाया 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट होता है 9×10⁹, तो इस पे लगाने की जरूरत नहीं है। क्यू भी हमने नहीं लिया है, डी वाला हिस्सा छोटा लिया है, तो डी के आगे भी आप क्या लगा लोगे, ये इंट्रीगेशन लगा सकते हो आप। ठीक है, ये गोला वगैरह ना लगाना चाहो तो मत ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। समझ में आ गया? जब हमें छोटे से बड़ा करना है तो दो चीज हमने छोटा छोटा लिया था, इंट्रीगेशन कर दिया हमने, वो एफ जैसा बना दिया, अब वो बड़ा हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सा देखो, ये जो फाई के नीचे मतलब ई था उसका क्या? माफी दे दो प्रभु, हमें गलती हो गई हमसे। हो गया खुश? अब देखो डी फाई ई, छोटा फ्लक्स था तो डी फाई, पूरा बड़ा फ्लक्स होगा तो हम सिंपल उसको क्या लिखेंगे, फाई। तो डी फाई ई इंट्रीगेशन को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, फाई। ये मत सोचना कि इंट्रीगेशन से डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, ये सब मत सोचना, बस सोचना कि छोटे हिस्से से निकलने वाले फ्लक्स को डी फाई दिखाया था हमने, तो बड़े हिस्से से निकलने वाले फ्लक्स को हम सिंपल सा फाई दिखाएंगे। तो ये डी फाई से क्या हो गया, फाई। फाई ई का मतलब हो गया अब पूरे पृष्ठ का निकाल रहे हैं, बस वो छोटे हिस्से का नहीं, पूरे पृष्ठ का फ्लक्स। फाई ई बराबर, ये लास्ट लाइन पे आ गए आप, ये क्या है एज इट इज 1/4πε0, और क्या है ऊपर Q, वहां से चमक रहा है Q, इंट्रीगेशन डी ओमेगा, पहले ही मैंने बता दिया इंट्रीगेशन डी ओमेगा का आंसर क्या आता है, इंट्रीगेशन डी ओमेगा बराबर क्या होता है, तो इंट्रीगेशन डी ओमेगा है ऊपर, तो उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, यस 4π, जैसे फील आए वैसा बोलो। कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, 4π से 4π कट गया, ऊपर 4π, नीचे 4π, 4π से 4π कट गया, अब क्या बच गया, Q/ε0। ठीक है, तो आपका बच गया फाई ई बराबर, ये कट गया 1/ε0 इंटू Q। ये हमें क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हाँ क्यों नहीं, सिंपल सा लिखो, आप ऐसे भी कर सकते हो Q/ε0, बिंदास ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया डेरिवेशन, इतना आसान है ये। मैं यहाँ पे हिंट कर देता हूँ, ये 4π कैसे आया, कैसे आया यहाँ पे 4π, चूंकि इंट्रीगेशन डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 4π के। ओके, कुछ डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट का मतलब अब ये मैं सोचूं कि एक ही बार में देख करके उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो दिमाग में, ये काम मत क्या करो। जब पूछूं डिफिकल्ट है नहीं है, इसका मतलब है हर एक लाइन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, जब समझ रहे थे दोबारा करोगे दोबारा समझ में आ जाएगा। रिवर्स चल रहे थे हम, फाई निकालना था तो पहले हमने ई निकाला, ई निकाला फिर फाई निकाला, फिर ई की वैल्यू फाई में पुट कर दी हमने, यहाँ तक छोटा फाई आया, छोटे से बड़ा क्या इंट्रीगेशन करके, तो डी फाई का फाई हो गया और डी ओमेगा का 4π हो गया, 4π से 4π कटा, आंसर आ गया। इतना सा था विद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय इसी को कहते हैं, ये आपका 5 नंबर का डेरिवेशन। क्या सीधे बढ़ेगा, निकाल के दिखाओ जरा कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता है भाई, नहीं निकलेगा, सीधे करना वो सीधा नंबर भी देगा, फिर स्टेप्स के नंबर तो कटते हैं। तो आप लिखने का काम करो, लिखने वाला मतलब चित्र बनाया तो चित्र को 2 लाइन लिखना पड़ता है। चित्र के बारे में ना समझाओ चलेगा, मेन तो डेरिवेशन है, लेकिन दिक्कत यह है कोई बुजुर्ग एग्जामिनर मिल गया ना अगर एग्जाम में, जो कि बिल्कुल कायदे कानून से चलने वाला है, ठीक है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम बस वो लिख देते हैं, जो भी डायग्राम बनाते हैं उसके बारे में 2 लाइन, ठीक है, 2 शब्द उसकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, वरना उसका मूड को, ईगो को तुमने हर्ट कर दिया तो फिर नंबर काटेगा तुम्हारा वो। क्या बोला ये कि अब हमें लिखना है, बोला कुछ नहीं है। डायग्राम में बताओ क्या लिख सकते हो, मैंने डायग्राम के बारे में बार बार एक ही चीज बताया है
कि आपने जो डायग्राम में सबसे पहले बनाया होगा उसी चीज़ को लिखना है, फिर जो ड्रॉ किया फिर उसके बारे में लिखो। डायग्राम देख के बताओ सबसे पहले आपने क्या बनाया उस डायग्राम में। सबसे पहले एक बंद और काल्पनिक पृष्ठ लिया, फिर क्या बनाया उसमें, बीच में आपने एक धनावेश बनाया होगा Q, उसके बाद जो भी उसका कार्यक्रम है आगे हमने किया, हम 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं। सर्वप्रथम एक बंद काल्पनिक पृष्ठ में आवेश Q रखा गया है, जिससे प्राप्त या जिससे संबद्ध मतलब होता है घिरा हुआ चारों तरफ से, जिससे संबद्ध या जिससे प्राप्त विद्युत फ्लक्स की तीव्रता विद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त करना है। सिंपल सा हो गया। अब उसके नीचे से यहां से उतारो सीधा डायरेक्ट पृष्ठ का विद्युत, ये पूरा उतारो, हेडिंग आपने डाला ही हुआ था, ये पूरा उतार लो। ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स, सॉरी गॉस का प्रमेय आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरा कंप्लीट है गॉस का प्रमेय।